जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं। उस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें और इसी तरह से डिटेल में पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड हम देखेंगे खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे नस्वरता के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात बेस्ड ऑन पेरिसेबिलिटी। ये हम आज की क्लास में करने वाले हैं। बट प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया है, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने जस्ट भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, ये आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, ये हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 5 तरह के भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। जैसा कि पहला हमारा पोषक तत्वों के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर, तीसरा नस्वरता के आधार पर, चौथा हमने उद्गम के आधार पर, पांचवा जो वर्गीकरण देखा था रासायनिक प्रकृति के आधार पर, अर्थात बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, जिसमें हमने पोषक तत्वों के आधार पर देखा था। तो पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया, जिसमें हमने देखा था शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ हमने देखे थे। फिर हमने ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ के बारे में भी बात की थी। साथ ही साथ हमने शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ भी देखे थे, और ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमने देखा था पोषक तत्वों का कार्य। आप ये देखिए एक दृष्टि में इस सारणी के माध्यम से जो आपको ये दिख रहा है, अच्छे समझ में आ रहा होगा। पोषक तत्व हैं ये, इनके मुख्य कार्य हैं और अतिरिक्त कार्य, यानी कि जो जैसे कि कार्बोज है, इसका मेन वर्क क्या है, मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज लेने का जो हमारा पर्पज है क्या, ऊर्जा हमें कार्बोज से प्राप्त होती। बट उसके अतिरिक्त और क्या करता है, शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत करता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, शरीर रक्षात्मक है ये क्या, प्रोटीन। बट उसके अंतर्गत उसके अलावा भी ये क्या करता है, हमें ऊर्जा भी उसके साथ साथ ये प्रदान करता है। वसा हमने देखा था, ऊर्जा का जो फटाफैट यानी वसा का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, हमें एनर्जी, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड है क्या वो वसा। और इसके अतिरिक्त क्या करता है, शारीरिक निर्माण में भी हमारी मदद करता है। तो ये हमने पोषक तत्वों के कार्य एक दृष्टि में देखे थे। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर हमने पोषक तत्वों के आधार पर देखा था। तो पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण निम्नलिखित समूहों में किया गया है, जिसमें हमने कार्बोज समूह देखे थे। कार्बोज समूह के अंतर्गत हमने बहुत सारी बहुत सारे पॉइंट्स पे बात किया था। वसा समूह देखा था, प्रोटीन समूह पे भी चर्चा की थी, विटामिन समूह, खनिज लवण समूह, जल के बारे में हमने बात की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आई होप एक बार आपका अच्छे से क्विकली रिवीजन हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। और ये क्लास हमारी आज सुबह मॉर्निंग में ही हुई है, जो 9 बजे की क्लास होती है। देखा है आपने तो आपको पता ही होगा, नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जितनी बार चाहे वीडियो आपके वो रहती है प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नस्वरता के आधार पर देखते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन पेरिसिबिलिटी, यानी कि इसका हम वर्गीकरण देखते हैं। तो नस्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की क्षमता नस्वरता के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं, पहला है नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, अर्थात नॉन पेरिसेबल फूड्स। दूसरा है अर्ध नस्वर भोज्य पदार्थ, अर्थात सेमी पेरिसेबल फूड। तीसरा है नस्वर भोज्य पदार्थ, अर्थात पेरिसेबल फूड्स हैं। तो नस्वरता के आधार पर 3 तरह का वर्गीकरण है, जो कि हमने देख लिया। पहला देखते हैं नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, यानी कि नॉन पेरिसेबल फूड्स क्या होते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें कई माह यानी कि कई महीने या वर्ष भर तक संग्रहित यानी कि संभाल के रखने से खराब नहीं होते हैं, ना ही वे सड़ते हैं, नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो आपने समझा, आपसे अगर पूछा गया कि नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें कई महीने या वर्ष भर तक
संभाल के रखने पे या संग्रहित करके रखने से वो खराब नहीं होते, ना ही वो सड़ते हैं। नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ यानी नॉन पेरिसेबल फूड्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे अनाज में दालें हो गई, मसाले हो गए, अचार आदि, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ अर्थात नॉन पेरिसेबल फूड्स हैं। आई होप आपको नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अनाजों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें नमी रहित कर दिया जाता है। अनाजों में नमी की मात्रा 10% तक होनी चाहिए। कितनी, जो हमारे अनाज होते हैं उनमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10% तक ही होनी चाहिए। अचार, जैम, जेली, शरबत आदि को संग्रहित करके रखने के लिए परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव पदार्थों जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड आदि डाले जाते हैं। किसी चीज़ को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव जैसे कि पोटेशियम हो गया, मेटाबाइसल्फाइड हो गया, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक हो गया है, तो ये हमारे क्या है, प्रिजर्वेटिव फूड है। ये हमारे क्या करते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। नमक, तेल, चीनी, हल्दी, मिर्च आदि प्राकृतिक परिरक्षक पदार्थ हैं। इनके उपयोग से अचार सड़ते नहीं हैं। शक्कर, घी, गुड़ आदि में नमी की मात्रा बहुत ही कम यानी कि नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ सड़ते नहीं हैं। कौन से, शक्कर यानी कि जो हमारा शुगर हो गया, घी, गुड़, तेल, ये क्या है, इनमें नमी की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसके कारण ये सड़ते ही नहीं है। पिसे हुए अनाज जैसे आटा, सूजी, बेसन आदि की अपेक्षा साबुत अनाजें ज़्यादा टिकाऊ एवं सुरक्षित रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गेहूं है हमारे घर में, वो सालों साल चल जाता है, बट आटा आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 महीने भी अगर आपने पिसा के रख दिया, उसका प्रयोग नहीं किया, उसमें देखो घुन पड़ने लगते हैं, कीड़े पड़ने लगते हैं, तो वो क्या, तो वही ये बोल रहे हैं ना कि जो पिसे हुए अनाज होते हैं अकॉर्डिंग टू खड़े अनाज के जल्दी खराब हो जाते हैं। आई होप नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ अर्थात नॉन पेरिसेबल फूड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा जो हम प्रकार देखते हैं, अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ अर्थात सेमी पेरिसेबल फूड। तो देखते हैं ये क्या है, ऐसे भोज्य पदार्थ जो 1 सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक संग्रहित करके रखने पर खराब नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कंपेयर भी कीजिएगा। नश्वर नहीं, खराब होने वाले पदार्थ क्या है, जिनको आप महीनों से लेकर के सालों तक रख सकते हो, वो खराब नहीं होते। लेकिन अर्धनश्वर क्या है, ये जो 1 सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक ही आप इनको रख सकते हो, ये खराब नहीं होते तथा उनके स्वाद, रंग, रूप आदि में कोई अंतर नहीं आता। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ यानी सेमी पेरिसेबल फूड्स कहलाते हैं। जैसे भुने चने हो गए, सत्तू, बेसन, आटा, अंडा, नींबू, नारंगी, आलू, प्याज, सूजी, मैदा, पोहा, दलिया, मिठाई, नमकीन, चिप्स, तेल युक्त बीज, मूंगफली आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते। क्वेश्चन आपसे बन गया कि आलू जो है किस तरह का भोज्य पदार्थ है, नश्वर पदार्थ है, अर्धनश्वर पदार्थ है, या फिर नश्वर नहीं होने वाले पदार्थ है। तो आप ऑप्शन में क्या टिक करोगे, आपका आंसर होगा अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ है। मैदा आपसे पूछ लिया गया कैसा पदार्थ है, तो बताइए, तो इसको आप क्या कहोगे, ये भी अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ है। शरबत कैसा है, जेली कैसा पदार्थ है, तो ये क्या है, नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ है। आई होप आप दोनों में कंपेयर कर पा रहे होंगे। तीसरा हमारा है नश्वर भोज्य पदार्थ यानी कि पेरिसेबल फूड्स, ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक ही संग्रह करके रखा जाए तो वे खराब हो जाते हैं। उनके रंग, स्वाद, सुगंध आदि में परिवर्तन हो जाता है, नश्वर भोज्य पदार्थ कहलाते हैं यानी कि पेरिसेबल फूड्स कहलाते हैं। नश्वर भोज्य पदार्थ क्या है, ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक संग्रह करके रखा जाए वे खराब हो जाते हैं, उनके रंग, स्वाद, सुगंध आदि में परिवर्तन हो जाता है, नश्वर भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ क्या है, तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो 1 सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक ही संग्रहित करके रखने पर खराब नहीं होते तथा उनके स्वाद, रंग, रूप आदि में कोई अंतर नहीं आता, अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे भुने चने, सत्तू, बेसन एक्सेट्रा। तीसरा हमारा नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ,
तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें कई महीने या वर्ष भर तक संग्रहित करके रखने से खराब नहीं होते या फिर वे सड़ते नहीं हैं, नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ अर्थात नॉन पेरिसेबल फूड्स कहलाते हैं। जैसे अनाज हो गया, अनाज में दाल चावल है, गेहूँ, जो भी मसाले अचार इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं? नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नश्वर भोज्य पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है? पकाए हुए भोज्य पदार्थ, हरी सब्जियां, फल आदि शीघ्र ही सड़ते हैं, अतः इन्हें नश्वर भोज्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे हमारा खाना है, शाम को आप बना के रख दो, सुबह अगर उसको गर्म न करो तो वो सड़ जाएगा। सब्जियां हैं, अगर उनको 1 से 2 दिन बाहर रख दिया तो वो सड़ने लगती हैं। फल है, फल भी खराब, तो ये हमारे क्या है? नश्वर भोज्य पदार्थ है। या क्यों? क्योंकि ये कुछ घंटे से लेकर के दिन भर ही ज़्यादा से ज़्यादा चल सकते हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं? खराब होने लगते हैं। तो ये हमने तीनों तरह के भोज्य पदार्थ देखे। नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ अर्थात नॉन पेरिसेबल फूड्स। दूसरा हमने देखा अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ अर्थात सेमी पेरिसेबल फूड। तीसरा हमने देखा नश्वर भोज्य पदार्थ अर्थात पेरिसेबल फूड्स। और तीनों के हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, अगेन आपको ये समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उद्गम के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन ओरिजिन है। तो उद्गम के आधार पर जंतु जगत से प्राप्त भोजन, वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन, ये क्या है? उद्गम के आधार पर अर्थात फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन तथा फूड्स ऑफ वेजिटेबल्स ओरिजिन। ये किसके आधार पर? उद्गम के आधार पर। देखते हैं किक करके। तो जंतु जगत से प्राप्त भोजन जैसे फूड्स ऑफ एनिमल्स ओरिजिन कौन से? ऐसे भोज्य पदार्थ जो जंतु जगत से प्राप्त होते यानी कि जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं, एनिमल फूड कहलाते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध भी हमें क्या है? गाय भैंस बकरी इन सबसे दूध मिलता है। अंडा ये भी जानवर से मिलता है। मांस मछली आदि क्या है? जंतु भोज्य पदार्थ हैं अर्थात जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ हैं। इनमें श्रेष्ठ प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें सभी प्रकार के खनिज लवण भी पाए जाते हैं। किनमें? जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ में। दूसरा वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन यानी कि वेजिटेबल्स फूड, वे भोज्य पदार्थ जो वनस्पति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वानस्पतिक भोज्य पदार्थ अर्थात वेजिटेबल फूड्स कहलाते हैं। जैसे अनाज, दालें, हरी व पीली सब्जियां, आलू, प्याज, अरबी, शकरकंदी, फल इत्यादि, ये सब क्या है? वनस्पति जगत से भोज्य पदार्थ अर्थात वेजिटेबल्स फूड जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ये भोज्य पदार्थ सभी पौष्टिक तत्वों तथा कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन युक्त होते हैं और मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो ये तो हमने देख लिया उद्गम के आधार पर भी। और जो हमने ये में देखा था रासायनिक प्रकृति के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोज्य तत्वों का वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? पहला कार्बनिक पदार्थ अर्थात ऑर्गेनिक मैटर्स तथा दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ अर्थात इनऑर्गेनिक मैटर्स। क्या? इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो देखते हैं कार्बनिक पदार्थ अर्थात ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है? कार्बोज, वसा, प्रोटीन व विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि होते हैं। इन्हें जलाने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। इन भोज्य पदार्थों में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को शरीर के अंग यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदलकर उपयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ अर्थात ऑर्गेनिक मैटर्स कहलाते हैं। दूसरा अकार्बनिक पदार्थ अर्थात इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर्स क्या है? खनिज लवण अर्थात मिनरल सॉल्ट्स, अकार्बनिक रासायनिक तत्व अर्थात इनऑर्गेनिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। इन्हें राख यानी कि ऐश भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें जलाने के बाद जो कुछ बचता है वह क्या है? अकार्बनिक तत्व ही होते हैं। इन्हें अकार्बनिक तत्वों में शरीर निर्माणात्मक, सुरक्षा, नियंत्रणात्मक एवं नियमन की अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये शरीर को रोगों से बचाते हैं। कैल्शियम, लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि क्या है?
खनिज लवण हैं। तो आई होप आपको रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहला हमने क्या देखा, रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमने देखा कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, और इन सभी को डिटेल में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भोज्य समूह यानी कि फूड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे हैं। तो एक बार क्लास को स्टॉप करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी का, कि अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा। तो अभी फ्रेंड्स हमने जैसा आपको बताया, हमने खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण में नस्वरता के आधार पर वर्गीकरण देखा, जिसमें नस्वरता के आधार पर तीन तरह से वर्गीकृत किया गया खाद्य पदार्थों को। पहला हमने देखा नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरा अर्ध नस्वर भोज्य पदार्थ, तीसरा नस्वर भोज्य पदार्थ, और इन सभी को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया कि ये क्या है और इनमें अंतर क्या है। फिर दूसरा हमने देखा उद्गम के आधार पर वर्गीकरण है, यानी कि बेस्ड ऑन ओरिजिन, और उद्गम के आधार पर भी खाद्य पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया, जंतु जगत से प्राप्त यानी कि फूड्स ऑफ एनिमल्स, दूसरा वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन यानी कि फूड्स ऑफ वेजिटेबल। तो जंतु जगत से प्राप्त भोजन जो हमें जानवरों से मिलते हैं वो हमारे जंतु जगत है, वनस्पति जो पेड़ पौधों से हमें जैसे फल सब्जियां ये सब क्या है, हमारे जंतु जगत भोज्य पदार्थ हैं। तो ये भी हमने देखा। फिर हमने जो लास्ट था हमारा वर्गीकरण रासायनिक प्रकृति के आधार पर, अर्थात बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, इसके आधार पर भी हमने खाद्य पदार्थों का दो वर्गीकरण देखा। क्या, कार्बनिक पदार्थ अर्थात ऑर्गेनिक मैटर्स, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ अर्थात इनऑर्गेनिक मैटर्स। और इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा कि अभी जस्ट हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे भोज्य समूह, बट कल सुबह की क्लास में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का, जो हमने होम मैनेजमेंट कवर किया है उसका कल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो उसके बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट परसों की क्लास में भोज्य समूह हम करेंगे। तब तक जितना भी हमने पढ़ा चैप्टर 2 में आप उसका रिवीजन करिए। बार बार वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भोज्य समूह अर्थात फूड ग्रुप्स। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा भी अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर आपको इससे हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो हम लोग कितने सारे लोग मिल के साथ में पढ़ रहे हैं, जिससे भी हमारी स्टडी कंटिन्यू हो रही है और मज़ा भी आ रहा है और पढ़ाई बोरिंग भी नहीं है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।